हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सिग्नल सिस्टम में यूनिट 1 के। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1। ये हम जो आपके AKTU एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स तीनों तरह के हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस बन किस तरह से सकते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि डिफाइन सिग्नल। मैं इनके यहाँ पे थ्योरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। डिफाइन सिग्नल पूछ सकते हैं या फिर डिफाइन सिस्टम। इसी तरह से सिग्नल के अंदर पूछ सकते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिफाइन करिए, या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिफाइन करिए, या फिर ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बीच में डिफरेंशिएट बताइए, एटलीस्ट 5 डिफरेंस डिफाइन करिए इनके बीच में। या फिर सिस्टम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं, एनर्जी एंड पावर सिग्नल को डिफाइन करिए। इसी तरीके से इवन एंड ऑड सिग्नल, या फिर पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि आप डिफाइन करिए LTI सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम के अंदर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो है, ये तो क्वेश्चन जो है वो सिग्नल के अंदर जो बनेंगे वो वाले हैं, और जो सिस्टम के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे वो हैं आपके जैसे कि कह सकते हैं कि कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम, यानी कि कॉजलिटी के ऊपर क्वेश्चन बताइए। कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉजल सिस्टम या व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कॉजल सिस्टम। इसी तरह LTI सिस्टम बताइए। LTI की फुल फॉर्म होती है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सिग्नल पर और सिस्टम पर। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, जैसे कि इसी में कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिफाइन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बीबो सिस्टम, यानी कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम। देन इसके बाद पूछ सकते हैं कि मेमोरी क्या होती है, जिससे हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम बन सकता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। या फिर टाइम वेरिएंट सिस्टम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से यहाँ पर सिस्टम में लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं। ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और इसमें अगर डेफिनेशन के साथ, जैसे कि सिग्नल की डेफिनेशन या सिस्टम की डेफिनेशन के साथ अगर एक न्यूमेरिकल भी अटैच्ड कर दें तो वो क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स में जा सकता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिटेल्स में देख लेते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ, एक बार और देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन सिग्नल, डिफाइन सिस्टम, या फिर सिग्नल के अंदर दीज क्वेश्चंस या सिस्टम के अंदर दीज क्वेश्चंस, या फिर सिग्नल में डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं बिटवीन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, या पूछ सकते हैं स्टेबिलिटी डिफाइन कीजिए, या फिर बीबो क्या होता है, मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या मेमोरी पूछ सकते हैं इसमें, स्टैटिक
एंड डायनामिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 to 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम इनके अलावा जो है वो देख लेते हैं वन बाय वन करके। इसे रफ कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कहीं कुछ क्वेश्चन लगता है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है कि हम टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग, रिवर्सल पर ऑलरेडी न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कह सकते हैं कि डिस्कस टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल या टाइम स्केलिंग, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो टाइम शिफ्टिंग में भी हम ऑलरेडी जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि दो तरह की होती है। एक होता है टाइम एडवांस सिग्नल और इसमें एक होता है टाइम डिले सिग्नल। ठीक है, इसी तरह टाइम रिवर्सल क्या होता है हमें पता है। अगर x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू हम x ऑफ टी कर देखेंगे तो वो टाइम रिवर्सल में आएगा। इसी तरह टाइम स्केलिंग में दो तरह के सिग्नल हैं, एक है टाइम कंप्रेशन सिग्नल और एक है टाइम एक्सपेंशन सिग्नल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है और इसमें न्यूमेरिकल अटैच करके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन वेरियस एलिमेंट्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, या फिर इनका स्केच बनाने को भी कह सकते हैं। वेरियस एलिमेंट्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं उनके आपको स्केच भी ड्रॉ करने को कह सकते हैं। तो इसी में कह सकते हैं कि इंडिकेट दैम ग्राफिकली। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन कह सकते हैं कि स्केच दीज सिग्नल्स कौन कौन से स्केच करने को कह सकते हैं। आपसे कह सकते हैं कि इम्पल्स सिग्नल बताइए या यूनिट स्टेप सिग्नल या फिर रैंप सिग्नल या पैराबोलिक सिग्नल या गेट सिग्नल। ये डिफरेंट तरह के सिग्नल्स कहे जा सकते हैं। गेट सिग्नल हम देख लेते हैं, ये बाकी जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेट सिग्नल की अगर हम बात करें तो गेट सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है xt इज इक्वल टू रेक्ट t डिवाइडेड बाय टाउ। ये वैलिड होता है दो वैल्यूज के लिए, आइदर 1 और 0। 1 होगा व्हेन मॉड ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू टाउ बाय 2 और 0 होगा अदरवाइज के लिए। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक रेक्टेंगुलर पल्स हम ड्रॉ करेंगे माइनस टाउ बाय 2 से प्लस टाउ बाय 2 तक। ये xt है और यहाँ पे 0 है और ये t। तो इसमें सिग्नल है माइनस टाउ बाय 2 से लेकर प्लस टाउ बाय 2 तक।
ये गेट सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक ये आपको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो रिपीटेड एग्जाम से पूछा गया है, भले ही वो उस वे में ना पूछा हो, वे मतलब 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं उसे, 5 में भी और 10 में भी, और या फिर उसे उसी क्वेश्चन में पार्ट्स में पूछ सकते हैं, या एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है, उसे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट इम्पल्स सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल। इसी में स्केच भी ड्रॉ करने को कह सकते हैं। तो वी कैन से दैट विद प्रॉपर स्केच। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इंडिविजुअल इनकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी विद स्केच। 5 मार्क्स में आएगा तो इनमें से 2 या 3 पूछे जा सकते हैं, और ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर करें। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम आंसर की बात करें तो इसके आंसर में सबसे पहले हम इम्पल्स सिग्नल देख रहे हैं, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन डिफरेंट हम यहाँ इन्हें पार्ट्स में तो बता रहे हैं, इसमें रिलेशनशिप भी पूछ सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, इम्पल्स, यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक सिग्नल के बीच में, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट हम जानते हैं कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल को हम डेल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1 व्हेन t इज 0 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। और इसका जो स्केच है वो इस तरह से बनेगा, डेल टी, टी यहाँ 0 पर वैल्यू रहेगी 1 और बाकी जगह 0 वैल्यू रहेगी। तो ये हो गया आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं व्हेन टी 0 तब होगा व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल टी यानी कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसकी 2 वैल्यू रहेंगी, 1 व्हेन टी इज इक्वल टू 0 और 0 व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब हमने इसके स्केच को ड्रॉ किया तो डेल टी और टी के बीच में रिलेशन देखा, जिसमें 1 वैल्यू आ रही है 0 पर और व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0 उस टाइम वैल्यू 0 है। इसी तरह से अगला सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल। ये भी बहुत आसान है, ये सब हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम यूटी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 व्हेन t इज लेस देन 0। 1 होता है व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 व्हेन t इज लेस देन 0। तो इसका जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं तो वो आता है कुछ इस तरह से। यहाँ हम ut और t के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, तो ये ut और ये t, यहाँ पे 0 और 1 वैल्यू रहेगी जब व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 वैल्यू रहेगी व्हेन t इज लेस देन 0। तो ये तो है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसके बाद आता है रैंप सिग्नल, उसे भी देख लेते हैं। देन है यूनिट रैंप सिग्नल। इसमें इसे हम RT से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू आएगी RT इज इक्वल टू 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ये कह लीजिए RT इज इक्वल टू t, इसकी वैल्यू आएगी t व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 रहेगी व्हेन t इज लेस देन 0। और जब इसका स्केच हम ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा
आर टी और टी के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। आर टी की वैल्यू टी रहेगी व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 रहेगी व्हेन टी इज लेस देन 0। इसके बाद अब आता है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल या फिर पैराबोलिक सिग्नल कह लीजिए। तो इसको हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं पीटी से। तो पीटी की वैल्यू रहेगी आपकी t²/2 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 रहेगी व्हेन t इज लेस देन 0, ठीक है। pt की वैल्यू रहेगी t²/2 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 रहेगी व्हेन t इज लेस देन 0। तो इसका हम ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे, pt और t के बीच में ये कुछ कर्व शेप में रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि pt की वैल्यू t²/2 है जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इसकी वैल्यू 0 रहेगी जब t इज लेस देन 0 है। तो ये हो गए हमारे यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल। इसे हम यहाँ रैंप सिग्नल कह देते हैं, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल विद प्रॉपर स्केच। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 2 मार्क्स में पूछेंगे तो किसी एक की डेफिनेशन पूछ लेंगे, 5 मार्क्स में पूछेंगे तो सबकी या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे या किसी 2 की डेफिनेशन विद प्रॉपर स्केच, और अगर 10 मार्क्स में पूछेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। टू मार्क्स तो हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया यहाँ पे कि या तो न्यूमेरिकल पूछ सकते, या तो डेफिनेशन आ जाएगी या फिर एक अटैच्ड में न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल के साथ 5 मार्क्स तक क्वेश्चन जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल का जो न्यूमेरिकल है। उसमें सपोज कोई हमारे पास क्वेश्चन है xt इज इक्वल टू 2 cos 3t प्लस π/4। हमें इसमें चेक करनी है इसकी पीरियोडिसिटी एंड फाइंड फंडामेंटल पीरियड। ये हमारा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है ये एग्जाम में, ठीक है। चेक पीरियोडिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एंड फाइंड फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन को विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आंसर इसका है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमारी क्या है, वो है xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जहां ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जो कि होती है हमारी 2πf, और फाई जो है वो फेस एंगल है, फाई इज फेस एंगल। तो जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से, तो हम कह सकते हैं कि xt हमारे पास a cos ओमेगा t प्लस फाई है, और गिवन इक्वेशन xt इज इक्वल टू 2 cos 3t प्लस π/4। तो यहाँ से हमारे पास कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, यानी कि ये ओमेगा जो है वो 3 आ रहा है। तो वी कैन से दैट, इसे रफ कर देते हैं ऊपर वाला पार्ट, ओमेगा इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf, जो कि हो गया 3, यानी कि f आ गया 3/2π हर्ट्स में, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई।
बट हमें क्या निकालना है, फंडामेंटल पीरियड, यानी कि टी हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टी इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2π/3। तो फंडामेंटल पीरियड तो आ गया हमारा 2π/3। अब हमें इसकी चेक करनी है पीरियोडिसिटी, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए हमने यहाँ पे xt प्लस टी यूज़ किया टू चेक दी पीरियोडिसिटी, और इसे हमने लिखा 2 cos, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमने t प्लस टी कर दिया, प्लस π/4। ठीक है, अब इसके अंदर इसमें हम कह सकते हैं, इसे थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ जो t है ये अभी हमारा आया था 2π/3, तो हम इसकी जगह 2π/3 लिख देंगे। 3t प्लस 2π/3 प्लस π/4। इसे हम रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2π, ये जो है इसको आप लिख सकते हो कि 2π/3 जो है यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2π रह जाएगा, मतलब यहाँ पे हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3t प्लस 2π प्लस π/4। ठीक है, 3t, और जब यहाँ 3 गया तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर ये सिर्फ 2π रह गया, और यहाँ पे π/4। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 cos 3t प्लस π/4। इसे हमने अरेंज कर दिया, तो ये आ गया हमारा 2 cos 2π प्लस 3t प्लस π/4। 2 cos 2π प्लस 3t प्लस π/4, ये हमने इसे रीअरेंज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम ये सब वैल्यू हमारी xt प्लस टी की आ रही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर देते हैं इसे, तो वी कैन से दैट वी नो, इसके बाद वाला है पार्ट cos 2π, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, ये भी हमारे पास cos 2π प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। सो वी कैन से दैट इट विल कम xt प्लस t आफ्टर यूजिंग दिस रिलेशन, ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos 3t प्लस π/4। ठीक है, सो वी कैन से दैट ये 2 cos 3t प्लस π/4 जो है ये आपका xt है। सो वी कैन से दैट xt प्लस t इज इक्वल टू xt। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल रहा है, यानी कि ये पीरियोडिक सिग्नल है। सो वी कैन से दैट द गिवन सिग्नल is periodic with a fundamental period t is equal to 2π/3, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला जो कि 2π/3 था। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है, बस इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और उन्हें इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लीनियर सिस्टम देख लेते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सपोज क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि विच वन of the following system is non-linear। ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सपोज हमें दिया हुआ है कि वाई टी इज इक्वल टू 2xt माइनस 1 माइनस 3xt माइनस 2 प्लस x t माइनस 3, देन सेकेंड है वाई टी इज इक्वल टू 5xt, देन थर्ड है वाई टी इज इक्वल टू 2xt माइनस 1 माइनस xt माइनस 2 माइनस xt माइनस 4, देन फोर्थ है वाई टी इज इक्वल टू 2xt प्लस 3.6। हमें इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन या कौन सा सिस्टम नॉन लीनियर है। तो दो मेथड है, या तो मेथड 1 जो हम लेंदी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर मेथड 2 जो कि ट्रिक मेथड है। ट्रिक हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे, पहले हम मेथड 1 देख लेते हैं। तो मेथड 1 में हमारे पास क्या होता था, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे। तो हम देख रहे हैं अभी मेथड 1 जो कि लेंदी मेथड है। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 होता है हमारा कि वाई डैश टी हम फाइंड करेंगे। हम अभी इस फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा y1t प्लस y2t। इसी तरीके से हम स्टेप 2 फाइंड करेंगे, तब हमारे पास y डबल डैश टी आ जाएगा जो कि होगा x1t प्लस x2t। देन हम इसमें चेक करेंगे, दो स्टेप फाइंड करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि y डैश टी जो है वो y डबल डैश टी के इक्वल है या नहीं। ये दो हम इसमें बात चेक करते हैं। अगर y डैश टी इज इक्वल टू y डबल डैश टी आ जाता है तो सिस्टम हमारा लीनियर हो जाता है, और अगर ये दोनों इज नॉट इक्वल आते हैं तो ये हमारा सिस्टम जो है नॉन लीनियर हो जाता है। मतलब y डैश टी इज नॉट इक्वल टू y डबल डैश टी आता है तो ये नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये तो हमारा लेंथी मेथड है, ठीक है। अगर हम ट्रिक यूज़ करें तो अब हम ट्रिक मेथड देखते हैं। उसमें क्या है कि सपोज हमारे पास हम ये देखते हैं कि ये सुपरपोजिशन सिस्टम को फॉलो करे, यानी कि सिस्टम होमोजेनिटी और लीनियरिटी दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, यानी कि 3.6 जो आ रही है टर्म, हम देखते ही बता सकते हैं जहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है यानी कि वही सिस्टम आपका नॉन लीनियर है। सो वी कैन से दैट कि जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही होगी तो आप कहेंगे कि ये जो है ये आपका नॉन लीनियर है। तो हमें यही बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो इसीलिए यही इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर होगी, बाकी आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी देख लेते हैं। सपोज लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी ही बतानी है, और क्वेश्चन है हमारे पास वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी। तो सबसे पहले वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी में हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि x1t जो है वो क्या आ रहा है आपका। तो x1t आ रहा है हमारा y1t इज इक्वल टू टी x1t। इसी तरह स्टेप 2 आएगा हमारा x2t में y2t इज इक्वल टू टी x2t। देन थर्ड स्टेप होता है हमारा y डैश टी फाइंड करना। तो y डैश टी होता है हमारा जिसमें हम इनको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा y डैश टी इज इक्वल टू टी, हमारा कॉमन लेके हम बाहर रख लेंगे, टी कॉमन आ गया तो ये हो गया x1t प्लस x2t। देन नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप में हम फाइंड करते हैं y डबल डैश टी, जिसमें हम
x1t प्लस x2t को ऐड कर देते हैं, सो वी कैन से दैट उसमें भी ये सेम टर्म आएगी, तो ये आ जाएगा t x1t प्लस x2t। तो वी कैन से दैट यहाँ पे y डैश t इज इक्वल टू y डबल डैश t आ रहा है, यानी कि ये हमारा लीनियर सिस्टम है। ये हमने इजीली डिफाइन कर दिया, दिस इज अ लीनियर सिस्टम बिकॉज y डैश t इज इक्वल टू y डबल डैश t। ठीक है, ये हमारा स्टेप 5 है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, हम सब में ना लीनियरिटी फाइंड कर रहे हैं। वी कैन से दैट डिफाइन या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर, ये हम इसमें फाइंड कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसे रफ कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है yt इज इक्वल टू 10xt प्लस 5। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम x1t फाइंड करेंगे, स्टेप 2 में x2t फाइंड करेंगे। तो यहाँ से y1t आ जाएगा 10x1t प्लस 5 और यहाँ से y2t आ जाएगा 10x2t प्लस 5। देन स्टेप 3 में हम y डैश टी फाइंड करेंगे, जिसमें हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया x1t प्लस x2t और ये आ गया 5 प्लस 5 10। देन स्टेप 4 में हमने y डबल डैश टी फाइंड किया, 10 कॉमन आ गया, ये आ गया x1t प्लस x2t और यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया। तो दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, यानी कि y डैश टी इज़ नॉट इक्वल टू y डबल डैश टी। सो स्टेप 5 में हम कह सकते हैं कि y डैश टी इज़ नॉट इक्वल टू y डबल डैश टी। सो द सिस्टम इज नॉन लीनियर। ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, उसमें जैसे यहाँ पे प्रूव हुआ है कि नॉन लीनियर है, आपने देखा सिर्फ इन दो के कारण। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको शायद ही क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है n स्क्वायर एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन। इसमें भी हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो सबसे पहले हम इसमें x1n फाइंड करेंगे, देन x2n फाइंड करेंगे। तो x1n हो गया, जिसमें y1n आया जो कि हो गया n स्क्वायर x1n। देन यहाँ से हो गया y2n हो गया n स्क्वायर x2n। देन ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 में आया हमारा y डैश n, जिसमें हमने x1n प्लस x2n कर दिया, जहाँ से हमारे पास n स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया x1n प्लस x2n। देन स्टेप 4 आया, जिसमें y डबल डैश n हमने फाइंड किया, जहाँ पर x1n प्लस x2n करा, तो ये आ गया हमारे पास n स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया x1n प्लस x2n। यहाँ हमने देखा स्टेप 5 में कि y डैश n जो है वो इज इक्वल टू, दोनों सेम है, इज इक्वल टू y डबल डैश n। सो द सिस्टम इज लीनियर। यहाँ पे सिस्टम हमारा लीनियर आ रहा है, इट इज़ अ लीनियर सिस्टम, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी हमें लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी ही बतानी है। लीनियर नॉन लीनियर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिफरेंट वेराइटीज़ यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर
और नॉन लीनियर, एंड द क्वेश्चन इज वाई टी इज इक्वल टू 10 cos 100 पाई टी एक्स टी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें y1t फाइंड करेंगे, देन y2t फाइंड करेंगे, देन y डैश टी फाइंड करेंगे, देन y डबल डैश टी फाइंड करेंगे, और लास्ट में इन दोनों को देखेंगे इक्वेट हो रहे हैं या नहीं। अगर इक्वेट हो रहे हैं तो लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। तो y1t हमने फाइंड करा तो ये आया 10 cos 100 पाई टी x1t। y2t में आया ये 10 cos 100 पाई टी x2t, और यहाँ इसमें 10 cos तो कॉमन आ गया, 100 पाई टी कॉमन आ गया। जब y डैश टी में दोनों को ऐड करा y1t और y2t को, तब ये इस तरह से आ गया, और यहाँ पर ये आ गया x1t प्लस x2t। इसी तरह से y डबल डैश टी में आया हमारे पास 10 cos 100 पाई टी x1t प्लस x2t। यहाँ पर हमने x1t और x2t को ऐड करा तो हमने देखा कि y डैश टी इज इक्वल टू y डबल डैश टी आ रहा है हमारा। सो वी कैन से दैट द सिस्टम इज लीनियर। सिस्टम जो है वो लीनियर है, यहाँ से हमने ये फाइंड करा। ठीक है, तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं ये, और ये जनरली 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हमें स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम बताना है। तो क्वेश्चन है y t इज इक्वल टू AT XT प्लस BT स्क्वायर XT माइनस 2, और क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिटरमाइन इज दिस सिस्टम इज स्टैटिक और डायनामिक, ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से, हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ कर हम देखेंगे। हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिक सिस्टम वो होता है जो पास्ट, जिसमें प्रेजेंट इनपुट जो है वो पास्ट इनपुट, प्रेजेंट इनपुट जो है वो प्रेजेंट आउटपुट और पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करे। और डायनामिक सिस्टम वो होता है जिसमें प्रेजेंट इनपुट जो है वो पास्ट आउट, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि स्टैटिक सिस्टम और डायनामिक सिस्टम में मेन डिफरेंस ये है कि अगर ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर जाएगा तो वो डायनामिक सिस्टम है, अगर ये प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है तो स्टैटिक है, और अगर सिस्टम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है आउटपुट जो है, तो वो डायनामिक सिस्टम है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। तो प्रेजेंट इसमें भी आएगा, पास्ट इसमें भी आएगा, प्रेजेंट इसमें भी आएगा, पास्ट इसमें भी आएगा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, दैट इज फ्यूचर। अगर फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंड कर दिया तो सिस्टम आपका डायनामिक हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ यही देखना है। तो यहाँ पर हम 3 वैल्यूज पुट करके देखेंगे टी की क्या क्या वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहले हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0। तो जब हमने t 0 पुट करा तो वाई टी हमारा आया, t की जगह 0 कर देते हैं, y0 हमारा आया a 0 x 0 प्लस b 0 का स्क्वायर x 0 माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं y0 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, और ये आ गया यहाँ पे a0 प्लस x माइनस 2। सो वी कैन से दैट ये हमारे पास 0 पुट करने पर ये यहाँ पे x ऑफ t माइनस 1 भी है। सो वी कैन से कि हमारे पास ये जो है ये इन वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। एक्चुअली स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, वैल्यू। और डायनामिक सिस्टम वो होता है जो प्रेजेंट पर भी डिपेंड करता है, पास्ट पर भी डिपेंड करता है और फ्यूचर पर भी डिपेंड करता है। मैंने यहाँ जो लिखा है यही आप देखेंगे कि स्टैटिक में, यही प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करेगा,
मतलब उसमें कोई मेमोरी नहीं है, नो मेमोरी। नो मेमोरी वाले सिस्टम जो होंगे वो स्टैटिक सिस्टम होंगे, और विद मेमोरी वाले सिस्टम जो होंगे वो डायनामिक सिस्टम होंगे। ठीक है, तो मेमोरी का मतलब क्या हो गया, पास्ट वैल्यू भी होगी और फ्यूचर वैल्यू भी होगी। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि सिस्टम में क्या है, मतलब मेमोरी है या नहीं। अगर नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं है, तो सिस्टम इज स्टैटिक, और विद मेमोरी यानी कि मेमोरी है तो सिस्टम इज डायनामिक। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ ये रखी। अब ये A0 X0 है, अब 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस यहाँ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 0, यानी कि वी कैन से दैट Y0 की वैल्यू आ गई है 0। ठीक है, अब हम एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पुट t इज इक्वल टू 1, तब यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो ये आ गया x1 प्लस b x1 माइनस 2। ठीक है, तो y1 को हम लिख सकते हैं a x1 प्लस b x माइनस 1। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू, बट ये जो है ये हमारी माइनस में आ रही है, यानी कि ये पास्ट वैल्यू है। वी कैन से दैट इट इज अ पास्ट वैल्यू। सो दिस इज द डायनामिक सिस्टम, क्योंकि प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है और पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। सो दिस सिस्टम इज अ डायनामिक सिस्टम, वी कैन से दैट इट इज अ डायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप लोग कह सकते हैं कि सिस्टम डिपेंड on past input means system has memory, क्योंकि ये पास्ट इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो सिस्टम हैज मेमोरी, सो इट इज डायनामिक सिस्टम। ये आपका डायनामिक सिस्टम है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, लास्ट में आप ये ज़रूर लिखेंगे कि द सिस्टम डिपेंड ऑन पास्ट इनपुट मीन्स सिस्टम हैज़ मेमोरी, सो इट इज़ अ डायनामिक सिस्टम। इतनी एक्सप्लेनेशन इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर आप इतना भी लिख देंगे कि ये डायनामिक सिस्टम है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे यही आपको बताना है। सो यू कैन राइट जस्ट इट इज़ अ डायनामिक सिस्टम, इतना भी चलेगा। तो एक और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कॉजलिटी की बात करेंगे तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, उसे हम कैसे करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं और बता देती हूँ, समझा देती हूँ। इसमें हमें बताना था कि स्टैटिक है या डायनामिक। तो स्टैटिक की कंडीशन होती है कि वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है, डायनामिक कंडीशन होती है वो प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, पास्ट पे भी डिपेंड करता है और फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है। और अगर इसमें से किसी एक पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब पास्ट या फ्यूचर में से, तो वो आपका डायनामिक सिस्टम है। सो वी कैन से दैट स्टैटिक में हमारे पास कोई मेमोरी नहीं होती, क्योंकि ना उसमें पास्ट की बात की जा रही है ना फ्यूचर की, और डायनामिक में हमारे पास मेमोरी होती है, क्योंकि उसमें पास्ट की भी बात की जा रही है और फ्यूचर की भी बात की जा रही है। तो हमने यहाँ दो वैल्यूज़ रखी, टी की एक बार 0 रखा जिससे वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। देन टी की वैल्यू हमने 1 रखी, 1 रखने पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही थी, एक प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी, एक पास्ट वैल्यू आ रही थी। पास्ट वैल्यू आने पर हमने कहा कि इसमें मेमोरी है, यानी कि ये डायनामिक सिस्टम है। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डिटरमाइन करना है हमें, इसी में क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। डिटरमाइन इज दिस सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉजल में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। बट नॉन कॉजल में क्या होती है, वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट पे भी डिपेंड करती है, पास्ट पे भी डिपेंड करती है और साथ साथ फ्यूचर पे भी डिपेंड कर जाती है। जब फ्यूचर पर डिपेंड करेगी तो वो सिस्टम जो है वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास
वाई टी इज इक्वल टू ए टी एक्स टी प्लस बी टी स्क्वायर एक्स टी माइनस 2। हम यहाँ 3 वैल्यूज पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले हमने जब t इज इक्वल टू 0 पुट करा तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। तो y0 इज इक्वल टू a 0 x 0 प्लस b 0 का स्क्वायर x 0 माइनस 2। सो वी कैन से दैट ये हमारा पूरा 0 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इट विल बी 0। या फिर एक काम करिए, यहाँ पे 0 ना पुट करके आप 1 ही पुट करिए। तो हम 3 वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू -1। ये 3 वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो जब हम 1 पुट कर रहे हैं तब हमारे पास जहाँ जहाँ t है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो ये आ गया a x1 प्लस b, यहाँ पे a इंटू 1 a आएगा, यहाँ पे b इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो हम उसे b ही लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा x t माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2, क्योंकि t की जगह 1 रख दिया, ये आ जाएगा -1। सो वी कैन से दैट कि ये यहाँ से ये तो प्रेजेंट इनपुट आया और ये जो है वो पास्ट इनपुट आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट और पास्ट ही आया, अभी फ्यूचर नहीं आया, तो अभी तक तो कॉजल ही दिख रहा है ये। देन t की जगह 2 पुट किया तो y2 आ गया हमारे पास a 2x2 प्लस b 2 का स्क्वायर 4x 2 माइनस 2 यानी कि 0। ठीक है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2ax2, इसी तरह से यहाँ पे 4b। ठीक है, अब हम t की जगह -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1 रख दिया, तो y -1 इज इक्वल टू ये आ गया a -1 x -1 प्लस, अच्छा पहले इसमें देख लेते हैं, जो अभी ऊपर वाला कर रहा है उसमें देख लेते हैं कि किस किस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और ये जो है ये पास्ट वैल्यू है। तो इट इज़ अ प्रेजेंट इनपुट एंड इट इज़ अ पास्ट इनपुट। तो अभी तक ये कॉजल ही है। ठीक है, तो अब हम एक -1 भी पुट करके देख लेते हैं, पास्ट वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं। तो y1 आ जाएगा हमारे पास, y ऑफ -1 आ जाएगा a -1 x -1 प्लस b -1 का स्क्वायर x -1 -2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास a, ये हो गया -a x -1 प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस आ रहा है और यहाँ से ये -3 आएगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो प्लस b x -3। अच्छा ये माइनस का स्क्वायर है तो ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया, सो वी कैन से दैट इट विल कम, ये तो b ही रहा, माइनस का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये हो गया x -3। ठीक है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास ये y ऑफ -1 आया, ये हमारे पास प्रेजेंट इनपुट है, ये हमारे पास पास्ट इनपुट है। मतलब अभी तक कोई भी वैल्यू हमने तीनों डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देखी, लेकिन हमें ये पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, बट ये फ्यूचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब तक ये फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करेगा हम यही कहेंगे कि ये कॉजल सिस्टम है। सो वी कैन से दैट सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन future value, so the system is
causal system so the system is a causal system। तो आपने देखा आज हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, इसे एक बार और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि डिटरमाइन इज द सिस्टम कॉजल और नॉन कॉजल। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन में 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट करी, 1, 2, -1। जब 1 पुट किया तभी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, 2 पर भी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, -1 रखने पर भी प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा कि सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू, सो दिस सिस्टम इज अ कॉजल सिस्टम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन करा कि ये सिस्टम जो है कॉजल सिस्टम है। तो ये आज जो हमने डिस्कस करें ये यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारे ये यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके हैंड रिटन नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।